वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। चलिए, आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सीयूईटी 2024 के पेपर में फिजिक्स का जो पोर्शन आया था उसे सॉल्व करने वाले हैं। और सबसे पहले हम इसकी एनालिसिस करके देख लेते हैं बेटा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 72% क्वेश्चन काफी सिंपल कैटेगरी के थे, 20% क्वेश्चन मॉडरेट थे और 8% क्वेश्चन को मैं टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में रख सकता हूं। अगर आपने पूरे 50 नंबर के क्वेश्चंस को देखा होगा, 50 क्वेश्चंस को देखा होगा, तो उसमें से सर 36 क्वेश्चंस जो है हमारे पास वो काफी इजी थे कि आप देख करके या थोड़ा सा ही कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ा, ठीक है, पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, इसलिए इनको मॉडरेट लेवल में रखा गया। हार्ड क्वेश्चन में केवल 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा अच्छा था, कॉन्सेप्ट में भी बच्चा गलती कर सकता था और कैलकुलेशन भी थोड़ी सी लेंदी थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कठिन पेपर ये नहीं था हमारे पास, 4 ही क्वेश्चन टफ थे, बाकी मॉडरेट और इजी को मिला के 46 क्वेश्चन थे और आपको उसमें कम ही अटेंड करने थे, ठीक है। चैप्टर वाइज अगर हम बात करें कि किस चैप्टर से कितना पोर्शन आया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर और करंट, इन तीनों को मिलाकर के 15 क्वेश्चन हमसे पूछे गए। जो फर्स्ट पार्ट अगर अपन मान ले इसको, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है, कैपेसिटर भी और करंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, तो इसमें 15 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। एमईसी और मैग्नेटिज्म मिला के 7 क्वेश्चन, ईएमआई और एसी मिलाकर भी 7 क्वेश्चन, ईएमडब्ल्यू से 3 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स 6 क्वेश्चन है, काफी अच्छे हैं। वेव ऑप्टिक्स में से मात्र 2 क्वेश्चन है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर को मिलाकर के 10 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो अच्छा है, लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था। और क्वेश्चन भी सारे ऐसे थे जिसमें आप लगभग आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बुकलेट्स में इनको जरूर देखा होगा। ऐसा कोई बिल्कुल एकदम से नया क्वेश्चन आपके सामने नहीं आया है, सारे क्वेश्चन देखे दिखाए से ही हैं। कुछ क्वेश्चंस तो पीवाईक्यू से उठ करके सीधे आ गए हैं। अगर आपने पीवाईक्यू की सीरीज देखी होगी यूट्यूब पर, एमजीसीआई के पीवाईक्यू जो चले थे फिजिक्स के, तो उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन तो एज इट इज वहां पर रिपीट हुए हैं और कुछ के कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं। उसका डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा। चलिए, हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक तो इसमें ऑलरेडी देखिए यहां पर एक साइन लगा हुआ है, पर ये सही आंसर नहीं है। ये जो हमने पेपर स्कैन किया है उसमें जिस बच्चे का पेपर था, उस बच्चे के आंसर यहाँ की जगह लगे हुए हैं। तो आप इस आंसर पे ध्यान नहीं देंगे, जो मैं आंसर लगाऊंगा इसी पे आप फोकस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है सर, कि इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी। सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, विद्युत चुंबकीय तरंग में सर ऊर्जा घनत्व का अनुपात पूछा है। तो हम जानते हैं सर कि ऊर्जा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, बराबर बराबर बटी रहती है, तो दोनों की वैल्यू बराबर ही है, तो इनका रेशियो आएगा 1:1। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगे देखिए सर, मैच लिस्ट 1 हैज 4 ग्राफ। सर, इसमें 4 ग्राफ आपको दे रखे हैं अपोजिशन ऑफ फ्लो के वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और अपोजिशन, अब अपोजिशन सर क्या हो सकता है सर, प्रतिरोध हो सकता है, रेजिस्टेंस, और इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी हो सकता है, जिसको हम लोग हमारे पास कैपेसिटिव का भी रेजिस्टेंस हो सकता है सर। तो हमारे सर प्रतिघात और प्रतिबाधा, इंपिडेंस भी होता है। तो इन सब में से क्या अपने पास रिएक्टेंस है कि इंपिडेंस है कि रेजिस्टेंस है, और इसको करने के लिए भी आपको एक छोटा सा लॉजिक चाहिए। अगर आपने एसी को पढ़ा होगा, आपको समझ में आता होगा कि सर जो XL है वो ओमेगा L यानी 2 पाई f
यानी एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, फ्रीक्वेंसी के साथ सर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स सी की अगर अपन बात करें तो 1/ω/c, ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। लेकिन रेजिस्टेंस तो सर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो देखिए पहले ही ग्राफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है लेकिन ग्राफ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस का है। यानी ए का तो आ जाएगा सर हमारा 4 वाला, और ए का 4 अपने को एक ही ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप ऑप्शन केवल पहला रेजिस्टेंस का भी ढूंढ लेते हैं तो भी आप इसको मार्क कर सकते थे, ज्यादा समय आपको नहीं लगता। मैं यहां आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा समय लगता, लेकिन देखते ही आप इसका आंसर दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन। तो करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। बेटा आप जो ऑर्डर याद करते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, यानी गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, तो ये जो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, एक्स रे, ये गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो और रेडियो, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होगा तो हम इधर से लिखेंगे, सबसे पहले रेडियो लिखेंगे, और रेडियो सर इन दोनों में दिखाई देता है। रेडियो के बाद क्या लिखेंगे, माइक्रो लिखेंगे। रेडियो के बाद एक्स आ गया तो गलत, रेडियो के बाद माइक्रो आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा ही सिंपल है, मैच द कॉलम बतानी थी बेटा, और इसमें भी ये भी एनसीईआरटी का ही एक टेबल है, एज इट इज उन्होंने पूछ लिया है एनसीईआरटी से ही। और यहां अगर आप बाकी सबका भी देखें, माइक्रोवेव्स का मैग्नेट्रॉन होता है, ठीक है। आईआर जो होता है वो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स है। आप सिर्फ आईआर का भी अगर पता लगा लेते कि एटम या मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से इंफ्रारेड रेडिएशन आती है, तो भी आप बता सकते थे कि सर ए का तो सेकंड है, ए का फर्स्ट गलत, ए का सेकंड ये हो सकता है, ए का सेकंड हो सकता है, ये भी गलत है। और बी का अपने पास कौन सा है, बी का है अपने पास थर्ड। तो बी का इसमें फर्स्ट दे रखा है, बी का इसमें थर्ड दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा ये हमारा सही आंसर। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में था। क्वेश्चन नंबर 5 को एक मॉडरेट कैटेगरी में मैं रखूंगा, रीजन बीइंग कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें आपको करनी पड़ेगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन है नहीं। क्या अपने को इसमें बताना है, तो देखिए डेटा क्या क्या दे रखा है। तो देखो इसमें अपने को APB इसकी रेडियस दे रखी है सर 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस को मैं लिख रहा हूं -10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक कॉनकेव एक अवतल सरफेस है। एक पारदर्शी माध्यम सर 4/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1, ये एयर है, तो μ1 तो 1 हो गया, लेकिन μ2 4/3। और सर P से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो U की वैल्यू -20 अपन लोग ले लेते हैं। पूछा है कि इमेज कहां बनेगा, P से कितनी दूरी पे O का इमेज बनेगा। तो इसके लिए अपने पास बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, μ2 - μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। देखिए μ2 की वैल्यू 4/3 है, 4/3 -1 आप करेंगे तो 1/3 आपको मिल जाएगा। रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है -10, μ2 की वैल्यू सर 4/3, v की वैल्यू हमको निकालना है, क्या आ जाएगा 1/u की वैल्यू कितनी है बेटा -20, तो माइनस माइनस प्लस का 20। अच्छा ये माइनस का 1/30 हो गया, ये इधर आके माइनस का 1/20 हो गया, ये हो गया सर 4/3v। अच्छा इन दोनों को आप अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा अपने पास 60 से ये 2 टाइम तो -2 -3 4/3। अच्छा ये सर -5 है, माइनस हटा भी दूं तो ये सर -5 और ये चला जाएगा 12 टाइम। अगर आप v को इधर 12 को इधर ले लें यानी -12 को, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 4 × -12 अपॉन 3। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 3 से कट जाएगा -4 माइनस का 16। अब -16 आने का मतलब क्या है बेटा, u की वैल्यू हमने माइनस में ली है और u इस तरफ है,
लेफ्ट साइड v की वैल्यू भी माइनस आई है, मतलब v भी इस तरफ है 16 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी एयर में। तो 16 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ p इन एयर, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा ये हमारा सही आंसर रहेगा। बड़ा ही सिंपल था क्वेश्चन ये। अच्छा, फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर पावर ऑफ लेंस, तो बेटा ये तो इन्होंने डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है, आपको याद होगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। या आपने एक और फॉर्मूला देखा होगा, अब यहां मैं इसको इसलिए ले लेता हूं कि 1/f को सीधे आप पावर लिख सकते हैं, तो पावर का म्यू माइनस 1 से सीधा सीधा रिलेशन है। पहला आंसर आपका सही रहेगा। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं। देखिए, द ग्राफ, आपको ये बताना है कि 4 ग्राफ है सर, और सही ग्राफ कौन सा है सर, आपको ये बताना है। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे एक बात कही गई है कि ये जो ग्राफ दे रखे हैं उत्तल लेंस के लिए, यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए दे गए हैं। कॉन्वेक्स लेंस को अगर आपने बेसिक भी बेटा MGCI के यूट्यूब चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो MGCI में ही हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस में आपने डायग्राम देखे होंगे जरूर। ये कॉन्वेक्स लेंस है, और इसमें आप जब जब ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखते हैं तो इमेज आपका इस तरफ बनता है। मतलब अगर आपने इसके इमेजेस बना के देखे होंगे, यू जब जब आप नेगेटिव में लेंगे आपका वी पॉजिटिव में आएगा। मैक्सिमम तो यही अपने को पास केस होता है, ठीक है। तो u की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव लेना है सर। जब u की वैल्यू नेगेटिव होगी तो v पॉजिटिव होना चाहिए। देखो, u मैंने यहां लिया है, u इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, तो u तो मैंने नेगेटिव लेना है, मतलब इस तरफ लेना है। और v पॉजिटिव लेना है तो सर v ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव, तो ऊपर लेना है। इस क्वाड्रेंट में ही ये आंसर हमारा बनने वाला है। केवल आपको ये ग्राफ बहुत आसान था, अगर आप यहां पर इसको ठीक से आपने बेसिक कॉन्वेक्स लेंस में इमेज और ऑब्जेक्ट के रिलेशंस को अच्छे से पढ़ा होगा, यानी लेंस फॉर्मूले को अच्छे से आपने पढ़ा होगा, तो इजीली बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग लाइट ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स टू स्टडी डिफ्रैक्शन इन अ सिंगल स्लिट। तो डिफ्रैक्शन का सवाल है, विवर्तन का। और एक वर्णी स्रोत में सर सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, स्लिट की विड्थ दे रखी है सर। विड्थ मतलब कितना होता है सर, विड्थ को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं 0.1 मिलीमीटर। आप मीटर में बदलेंगे -4, 10 की पावर -4 मीटर आ जाएगा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 5 मिलीमीटर। सर सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है इसको हम XCM से लिख रहे हैं, लीनियर विड्थ है अपने पास, तो 5 मिलीमीटर अपने को दे रखी है, मतलब 5 × 10 की पावर -3 ऑन अ स्क्रीन हेल्ड 50 सेंटीमीटर अवे। तो जो स्क्रीन का जो डिस्टेंस है कैपिटल D, ये 50 सेंटीमीटर अपने को देके रखा हुआ है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज, लाइट जो हमने यूज किया है इसकी वेवलेंथ आपको बताना है। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला रखते हैं अपन XCM, है ना। सेंट्रल फ्रिंज का जो अपने पास सेंट्रल मैक्सिमा है इसका कितना रहता है बेटा, तो 2 लैम्डा D अपॉन D। आपने डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो किया ही होगा, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से हम इसको मानते हैं। जब भी डिफ्रैक्शन या विवर्तन पढ़ते हैं तो सबसे पहले ही इस कैटेगरी के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां वैल्यू रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। XCM की वैल्यू आपको दे रखी है 5 × 10 की पावर -3, 2 दे रखा है, लैम्डा अपने को निकालना है सर। D की वैल्यू अपने को 50 सेंटीमीटर, 50 और सेंटी का मतलब होता है -2 अपॉन D की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, D की वैल्यू दे रखी है, यानी B की वैल्यू सॉरी, है ना। D और B अपन लोग इसको D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको D लिख देते हैं अपन, तो D से रिप्रेजेंट कर दिया, B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो D की वैल्यू -4 अपन ने ले रखी है, 10⁻⁻⁴। अब देखिए ध्यान से, 2 × 50 100 होता है, 100 से 10 की पावर -2 कट जाएगा, सीधे सीधे ये इधर जाने वाला है, 5 × 10 की पावर -7। तो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने की वजह से मैं मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रख रहा हूं। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट इज इंसिडेंट। सर इतनी आवृत्ति की विकिरण को हम लोग धातु के ऊपर गिरा रहे हैं, तो ये इंसिडेंट की अगर हम एनर्जी देखें, इंसिडेंट रे की एनर्जी, तो वो हो जाएगा H न्यू नॉट, लेकिन न्यू नॉट की जगह तो 2 न्यू नॉट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
2h न्यू नॉट वो एनर्जी है जो गिर रही है। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो ये अपने पास क्या अपने को मिल जाएगा, यहां से वर्क फंक्शन मिल जाएगा h न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भी हम यहां से निकाल सकते हैं। तो अपने पास एक इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन अपन निकालेंगे, E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। और देखिए बड़ा सिंपल है, इसको अगर मैं 2h न्यू नॉट ले लूं, ये h न्यू नॉट है प्लस काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, ये इधर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ये h न्यू नॉट आ जाएगी, h न्यू नॉट आ जाएगी। अब चारों ऑप्शन देख लेते हैं सर, कोई प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जो एनर्जी दे रहे हैं बेटा ये एनर्जी आपके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो ये तो गलत ही हो गया। उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी नहीं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलते हैं उनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, जो सरफेस से अंदर से निकलते हैं उनकी कुछ एनर्जी बाहर निकलते निकलते कॉलिजन के कारण कम हो जाती है, तो ये भी गलत है। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी हो सकती है, ये बात सही है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 2h न्यू नॉट होगी, ये भी गलती अपन ने निकाल लिया, h न्यू नॉट होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा यहां पर सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें, अ पॉइंट सोर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बेटा फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का है, एक ग्राफ आपको बताना है जो कि फोटो करंट और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। तो देखिए फोटो करंट जो होता है ना, फोटो करंट वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है फोटो करंट ज्यादा आता है, और इंटेंसिटी डिपेंड करती है सर डिस्टेंस पे। आप सोर्स की डिस्टेंस कितना है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप देखें तो आई का और डी स्क्वायर का भी स्क्वायर का इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो कर रहा है। मतलब आई और डी स्क्वायर इस तरह का रिलेशन रखते हैं, और सर ये 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर का ग्राफ तो ये होता है। ऑप्शन नंबर 3, सभी लोग हम लोग ग्राफ से काफी अच्छे से परिचित हैं। आगे देखिए, प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, टी ब्रॉगली वेवलेंथ उसकी क्या होगी, तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लें, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन अंडर रूट में 2m/q इंटू v। अब आपसे कहा जा रहा है ऑन डबलिंग द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, अगर आप पोटेंशियल को डबल कर दोगे तो बेटा रूट के अंदर एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। मतलब अगर आप लैम्डा डैश निकालोगे तो आएगा लैम्डा अपॉन रूट 2, और पहली बार में बच्चे को गड़बड़ लगती है, वो सोचता है सर 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इस तरह के आंसर में देखता है। लेकिन देखो उसने कितना कम हो गया, √2 गुना कम हो गया है, तो इसने गुना नहीं लिखा, सिर्फ लिख दिया कम हो गया है। तो ये भी काफी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज k यूनिट, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, आपको जो सर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वो k यूनिट देके रखी हुई। अब इस क्वेश्चन को आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होती है सर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों नेगेटिव होती है। ये भी आपने देख लिया तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 2 न्यूक्लियाई हैव मास नंबर a एंड b रिस्पेक्टिवली, डेंसिटी का रेशियो बताना है। अब डेंसिटी सर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम रहती है तो उनका रेशियो 1:1 ही आने वाला है। सभी लोगों ने इसको देखा ही होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हर बच्चा न्यूक्लियाई में इसको जरूर पढ़ता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको बतानी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबकी निकालनी है। तो और इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब देखो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होने के लिए, मिनिमम होने के लिए एनर्जी गैप मैक्सिमम होना चाहिए, और इसके बाद भी हम अगर देखें तो वेवलेंथ अरेंज करेक्टली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सर वेवलेंथ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो आप तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ रहेगी वो पहले आएगी सर, पहले ज्यादा वेवलेंथ वाला आएगा, फिर कम वेवलेंथ वाला आएगा, फिर और कम वाला आएगा। मतलब लैम्डा मैक्सिमम से लैम्डा मिनिमम की तरफ हमको इसको अरेंज करना है।
अब मैक्सिमम वेवलेंथ अपने को कब मिलेगा सर, तो वो फंड सीरीज में मिलेगा। आपने लाइनसेन के नाम भी पढ़े होंगे, लाइमन सीरीज, पामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज, है ना। ये पी फंड होता है पर अपन इसको फंड के एफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको फंड की मिलेगी, तो पहले आपको फंड लेना पड़ेगा। फंड फंड के बाद आता है ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट है यानी सी, ए के बाद आएगा सी, तो ए के बाद सी इन दोनों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अच्छा, ए सी के बाद पास्चन यहाँ है नहीं, पामर है बी, तो ए सी और बी ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे देखिए, सिलिकॉन जो है उसको आप डॉपिंग आप उसकी कर रहे हैं एज अ डॉपेंट, आप क्या यूज करेंगे अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बेटा आपको पंच संयोजी अशुद्धियां यानी पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आपको मिलानी होती है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज में कौन कौन आता है बेटा, तो पूरी नाइट्रोजन फैमिली, नन्नू, पप्पू, अस्सू, सब, बीमार। अब इनमें से कौन सी आप मिला सकते हैं, तो आर्सेनिक मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। इंडियम मिला सकते हैं, इसमें नहीं आता। फास्फोरस मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। बोरॉन भी इसमें नहीं आता। मतलब फास्फोरस और आर्सेनिक, ए वाला और सी वाला, तो ओनली ए एंड सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो रहेगा इसका सही जवाब रहेगा। अगला देखिए हम इसको, ये कुछ ग्राफ दे रखे हैं बेटा और यहाँ पे हमको नीचे कुछ नाम भी दिए हैं कि फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन का कौन है, जेनर का कौन है, फोटोडायोड का कौन है और सोलर सेल का कौन है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस वाला इसमें ग्राफ देखना है अपने को। फॉरवर्ड बायस वाला जो ग्राफ है वो तो ये रहा डी वाला, तो पहले तो ये डी वाला है। दूसरा जेनर किस में आ रहा है, जीनर आ रहा है इसमें सी वाले में। अब फोटोडायोड ये रहा, फोटोडायोड यानी ए, और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है ये वाला ग्राफ, तो ये सोलर सेल का ग्राफ है, तो सोलर सेल वाला आ जाएगा ये बी। तो अपने पास आंसर आना चाहिए डी सी ए बी। तो देखिए आप सिर्फ और सिर्फ पहले ही मिला लेते ना फॉरवर्ड बायस वाला, तो भी आपका आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। करंट कैरिंग वायर के अपने पास बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट लगी है, बाहर की तरफ होगी, और आपको बताना है फोर्स। ठीक है, इस वायर PQ के ऊपर फोर्स। अब दिक्कत बस इतनी है कि टोटल लेंथ कौन सी ले, हम टोटल लेंथ क्या इसकी पाई आर लें। तो फोर्स के लिए देखो फॉर्मूला अगर आपको आता होगा बड़ा ही सिंपल है, ILB। बस ध्यान ये रखना है यहाँ जो लेंथ आती है बेटा ये इफेक्टिव लेंथ है, प्रभावी लंबाई है। प्रभावी लंबाई मतलब P से Q के बीच की टोटल डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट। ये R है, ये R है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, मतलब टोटल 4R अपने पास आएगा। तो आंसर आएगा I इंटू 4R इंटू, ऐसा कोई ऑप्शन फोर्स में आपको दिखाई देता है, बिल्कुल डेफिनेटली दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको डायरेक्शन भी चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन है आंसर में मैच हो रहा है जो। आगे देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म। सर इक्विलेटरल का मतलब क्या, सारे एंगल 60। √2 आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देके रखा हो, ये तो हर बुकलेट का मतलब आपने अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल टॉपिक पढ़ा है तो इस टॉपिक में आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन, आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही मिलता है, पूछा जाता है मिनिमम डेविएशन का एंगल कितना है। तो ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। म्यू इज इक्वल टू आता है साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन A बाय 2। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे डेफिनेटली डेल्टा मिनिमम आपको निकल के आने वाला है 30 डिग्री। इतना फेमस क्वेश्चन होता है कि आपने इसको PYQ में भी सॉल्व किया है, प्रीवियस ईयर में भी सेम क्वेश्चन आपको आया हुआ है। आप PYQ की सीरीज भी देखेंगे तो वहां भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा और इसका आंसर 30 डिग्री है, वहां भी आप इसको देख ही सकते हैं, आंसर आएगा इसका थर्ड ऑप्शन। आगे देखिए, ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इज वन ऑफ द एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE है, और आपसे पूछा है किसके इंटीग्रल नंबर के फॉर्म में अपन क्वांटाइजेशन को बनाते हैं, तो वो बताते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये भी बड़ा इजी है, देखते ही बनने वाला क्वेश्चन। ये एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है,
इसको ऑल्दो पूरी लंबी मेथड से मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा बताना, लेकिन इसको रिवीजन में भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, K इज इक्वल टू टी अपॉन टी माइनस डी डैश। ये कैपेसिटेंस का, ये अपने बुकलेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट में भी आपने देखा ही होगा, अगर आपने FLT दिया होगा अपना तो उसमें भी आपको डेफिनेटली आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को, और ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो यहां आपको करना क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, परावैद्युत स्थिरांक निकालना है, के निकालना है। जो थिकनेस आपको दे रखी है स्लैब की वो 4 है, और आपको इसको शिफ्ट कितनी दूरी पे करना है सर, तो इसमें इतनी दूरी आपको बढ़ानी पड़ेगी, यानी 3.2। तो आप इसको देखेंगे तो 4/0.8 आ जाएगा, 40/8 आ जाएगा, यानी 10/2 और 5। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, फिर 5 आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये अपने पास। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ये एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन मैं इसको कहता हूं, रीजन बीइंग कि बच्चे कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक इसमें कॉन्सेप्चुअल भी कर देते हैं, और कैलकुलेशन भी इसका थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें हो क्या रहा है बेटा, हालांकि ये भी क्वेश्चन बुकलेट का ही है, आपने देखा ही होगा कि एक कॉपर की बॉल है हमारे पास, एक लिक्विड के अंदर, एक ऑयल के अंदर हमने उसको डुबो दिया है। तो चार्ज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ, लिक्विड की वजह से एक अपथ्रस्ट ऊपर लगता है, बॉयंट फोर्स लगता है, उत्प्लावन बल लगता है, और वेट इसका लगता है नीचे। अगर मेरे को QE निकालना है बेटा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू QE। ये W को मैं लिख सकता हूं mg, मास को लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इज कॉपर की, और G V रो जी, माइनस में अपथ्रस्ट इधर ले जा रहा हूं बेटा, क्योंकि यहां आपको समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस बॉयंट फोर्स बराबर वेट, तो U को मैं इधर ले आ रहा हूं, वेट को ऐसा लिख दिया, U को लिखा जाता है V रो जी से, बिल्कुल सेम अपथ्रस्ट को, यानी उत्प्लावन बल को V लेना है, लेकिन रो यहां ऑयल का लेना पड़ेगा इनटू G। अब सारी वैल्यूज को अपन यहां पर पुटअप कर देंगे। देखिए यहां पे ये तो QE हो गया, V और G कॉमन है, ये तो डेंसिटी का डिफरेंस आ गया, कॉपर और ऑयल की डेंसिटी। ठीक है, चलिए अब अपन इसमें सारी वैल्यूज को पुटअप करेंगे। QE बराबर, देखिए मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा अपने को कम पड़ने वाला है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं। देखो QE अपने को लेना है, Q की वैल्यू निकालना है, E की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में 600 पाई, इक्वल टू में अपने को V लिखना है बेटा, वॉल्यूम क्या होता है बेटा स्फीयर का, 4/3 पाई R क्यूब। अब R क्या है बेटा, रेडियस यहां दे रखी है क्वेश्चन में अपने को 1 सेंटीमीटर अपने को व्यास दे रखा है, मतलब 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, रेडियस तो 1/2 है, और सेंटी 10 की पावर -2, मतलब 1/200 अपने को रेडियस दे रखी है। तो 4/3 पाई R क्यूब, यानी 200 का क्यूब, ये तो हो गया वॉल्यूम। रो में डिफरेंस कितना है बेटा, तो ये 8 है और ये 0.8 है, माइनस करेंगे 7.2, लेकिन ये क्योंकि CGS में है, MKS में बदलने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई, V डेल्टा रो इंटू G की वैल्यू 10। अब जो इजीली कैंसिल आउट किया जा सकता है उसको अपन कर देते हैं, जैसे 10 को हटाकर मैं डेसिमल इधर शिफ्ट कर दूंगा, इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर दूंगा, और इन सबको एक बार फिर लिख दूंगा, क्योंकि हॉचपॉच होने से ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए अपन थोड़ी सावधानी रखते हैं। Q इंटू 600 या Q इंटू 600 इज इक्वल टू 4/3, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 10 की पावर 6 हो जाएगा 100 का। यहां अपने पास कितना है बेटा 72 इंटू 10 की पावर 3। अब देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल कर देंगे तो अपने पास 10 की पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, 4 से इस 8 को अपन हटा देंगे, 2 बार हो जाएगा। अब देखिए 3 इंटू 2, वैसे तो मैं इसको दोबारा से लिखना पसंद करूंगा, दोबारा से इसको लिख देते हैं अपन, क्योंकि ज्यादा हौच पौच ना हो। तो इधर अपने पास है Q,
इधर क्या क्या है सर, 1/6, ये तो 1/6 हो गया, 10 की पावर 3 और ऊपर 72 है, 72 और यहाँ 10 की पावर 3। सर ये 600 कहाँ गया, तो अपॉन में ले आते हैं इसको, अपॉन में अपन इसको 600 ले आते हैं। देखिए क्या क्या कटने वाला है बेटा, बिल्कुल 6 से ये 12 बार तो ये कट जाएगा, ये 6 से 100 बार और ये 6 से 2 बार, तो 2/10 की पावर 5 यानी 2 × 10 की पावर -5। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये सही आंसर होगा। ठीक है बेटा, देखिए सारी चीजें समझाते हुए मैं चल रहा हूं तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी करके बता रहा हूं, तो थोड़ा सा अपने को समय लगेगा, लेकिन अगर मुझे आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करना होता तो पेपर बहुत आसानी से पूरा सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, और इसमें भी टफ क्वेश्चन केवल 4 ही है, आपके पास 46 ऑप्शन थे और क्वेश्चन आपको 40 ही करने थे। ठीक है, तो ये भी अपने पास हो गया सेकंड, थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था। अ मेटल वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर इज इंक्रीजेस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या होता है, जब आप एक मेटल को हीट प्रोवाइड करते हैं, आप उसको गर्म करते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर उधर तेजी से भागने लगते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, तेजी से भागते हैं। ठीक है, मतलब उनकी थर्मल वेलोसिटी तो बढ़ जाती है। ये जो वेलोसिटी है जो जिससे वो तेजी से भागने लगे इधर उधर, वो थर्मल वेलोसिटी है। थर्मल वेलोसिटी तो बेटा उनकी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। लेकिन आप ये भी समझें कि आपको एक रोड क्रॉस करना है, कोई भीड़ नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, लोग नॉर्मल स्पीड से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको रोड क्रॉस करने में कम समय लगेगा। लेकिन वहीं भीड़ भाड़ होगी, बहुत सब तेजी से भाग रहे होंगे इधर उधर, तो रोड क्रॉस करने में ज्यादा समय लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो ये जो स्पीड कम हुई है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जो थर्मल वेलोसिटी बढ़ी है, तापीय वेग इसका बढ़ गया है, तो बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ाते ही तापीय वेग तो बढ़ जाता है, तो ये दोनों तो गलती हो गए। लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हमारा अपवहन वेग है, वो कम हो जाता है, तो घटता है और बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो सर डिक्रीज हो गई है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है, लेकिन थर्मल वेलोसिटी जो है इसकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, इसमें एक आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा अलग है। जैसे यहां देखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन थर्मल वेलोसिटी आप इसकी इंक्रीज, थर्मल वेलोसिटी आपकी नहीं चाहिए, तो थर्मल वेलोसिटी इन्होंने इंग्लिश में ऑप्शन में थोड़ा सा यहां पर ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है। थर्मल वेलोसिटी डिक्रीजेस, थर्मल वेलोसिटी डिक्रीजेस और थर्मल वेलोसिटी इंक्रीजेस। थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज एक ही में कर रही है, लेकिन उसमें भी उन्होंने यहां डिक्रीज आना चाहिए था। हिंदी में ऑप्शन बिल्कुल सही है कि घटता है अपने पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, लेकिन जो थर्मल वेलोसिटी ये बढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखें तो बड़ा ही एक सरल, मतलब पैरेलल और सीरीज का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 और 4 को आप सॉल्व करेंगे 8 आएगा, 8 और 2 को आप सॉल्व करेंगे फिर 4 आ जाएगा, 4 4 4 को सॉल्व करेंगे 12 आएगा, 12 और 12 को सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा, 6 6 और 6 को सॉल्व करने पे 18 आ जाएगा। आपने सीरीज पैरेलल किए होंगे, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं, एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। एक सेल है अपने पास सर, एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन, इसको भी मैंने उसी कैटेगरी में रखा हुआ है। एक सेल है आपके पास, और ये जो सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 इज कनेक्टेड हुआ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5। आपने 0.5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। यहां से डेफिनेटली कुछ करंट पास हो रहा होगा, इसको मैं बोल देता हूं I1। आगे बोले कि अनदर सेल ऑफ सेम ईएमएफ, सेम ईएमएफ का एक और सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इंटेंशन। इसी के सीरीज में हमने, ये वही है 1.1 वोल्ट और 0.5 ओम, इसी के साथ सेम ईएमएफ का यानी 1.1 वोल्ट ईएमएफ का एक आपने सेल जोड़ दिया है, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताया नहीं है तो मैं आर मान लेता हूं।
हमने इसलिए जोड़ दिया कि ताकि हम करंट को कम कर पाए, करंट को थोड़ा सा बढ़ा पाए, सॉरी इंक्रीजिंग द करंट अपने पास है, लेकिन द करंट विल रिमेन सेम, करंट अभी भी वही मिल रहा है। मतलब हम चाहते करंट बदल जाए, इसलिए हमने एक और सेल लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि करंट बिल्कुल सेम हमको मिला। तो देखो दोनों कैटेगरी में, दोनों के दोनों सिचुएशन में, दोनों केसेस में करंट सेम आ रहा है और यही मुझे करना भी है। अगर 1 मिनट बेटा, तो देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल ही है ये, आपको करना सिर्फ इतना है कि उन्होंने कहा है कि करंट दोनों सिचुएशन में सेम है, तो आपको I1 और I2 को बराबर रखना है। अब I1 I2 को बराबर कैसे रखें, तो देखिए I1 और I2 दोनों के लिए I का अपने पास फॉर्मूला आपको सबको याद होगा, E अपॉन R प्लस R, वही यहां पर मैं लगा रहा हूं कि पहली सेल के लिए E की वैल्यू कितनी है 1.1 और एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस का सम कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1.1 अपॉन में 1। दूसरी सेल को देखो तो EMF तो 1.1 जोड़ दोगे 2.2 हो जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरे पास 0.5 ही है, लेकिन इंटरनल 0.5 प्लस R है, मतलब इसको भी अगर मैं प्लस करूंगा तो 1 प्लस R आ जाएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, 2 बार में ये चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस R इज इक्वल टू 2, तो R इज इक्वल टू 1 हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ बच्चे डायग्राम बनाने में गलती कर देते हैं, इसलिए इसको मैंने एक टफ कैटेगरी के क्वेश्चन में रखा है। ठीक है, कैलकुलेशन एक लाइन की भी नहीं है उसमें। 4 वायर है हमारे पास सर, 4 वायर है 3 ओम के, 3 और 4 ओम के, दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म द 4 आर्म्स ऑफ व्हीट स्टोन। तो सर व्हीट स्टोन है, अपने को व्हीट स्टोन ब्रिज बनाना है, ये रहा सर 3 ओम 3 ओम 3 ओम और 4 ओम। तो एस के साथ यानी इस 4 ओम के साथ आप कितना एक रेजिस्टेंस जोड़ें कि ये बैलेंस हो जाए। तो बेटा अब मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो वैल्यू बढ़ेगी, तो पैरेलल में मुझे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पैरेलल में मान लो मैंने x जोड़ा है, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए। देखिए 3:3 इज इक्वल टू 3:4x अपॉन 4 प्लस x, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 को लगा रहा हूं, तो ये तो 3 से 3 कटने ही वाला है अपना, इन दोनों को इक्वेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, तो अपन इक्वेट कर देते हैं। 3 इज इक्वल टू 4x अपॉन 4 प्लस x है, तो 4 प्लस x को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा बेटा 12 प्लस 3x इज इक्वल टू 4x, 3x इधर जाएगा, x इज इक्वल टू 12 ओम हमारा आंसर है। तो बड़ा सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसको सिंपल ही हम लोग क्वेश्चन कह सकते हैं। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका तो आंसर भी आई थिंक आप लोगों को याद ही होगा कि आपने एक मैग्नेट था, मैग्नेटिक मोमेंट इसका m इंटू एल था, आप इसको एक सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्म में ले आते हैं, तो आपका जो डिस्टेंस हो जाता है बेटा r और r 2r हो जाएगा। m डैश निकालने के लिए आपको m इंटू 2r लेना पड़ेगा, लेकिन पुराने वाले के टर्म्स में आपको लिखना है कि पहले जो मैग्नेटिक मोमेंट था उसके टर्म्स में कैसे लिखें। तो आपको यहाँ एक सिंपल सा रिलेशन लिखना है कि लेंथ जो है बेटा पाई आर के बराबर है, मतलब आर जो है एल अपॉन पाई के बराबर है, यहाँ आप एल अपॉन पाई लिख देंगे, तो ये दोनों मिलकर के कैपिटल एम बना लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा एम डैश का 2m अपॉन पाई। वैसे तो आपको ये आंसर याद होना चाहिए था, इसको 1 मिनट भी जैसे मैंने इसमें वेस्ट किया है आपको करना नहीं चाहिए था। ठीक है, अब देखो ध्यान से r इज इक्वल टू है ना, अब r इज इक्वल टू एल अपॉन पाई अपने पास है, m डैश जैसे अपने वैल्यू रखी, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी आपको पड़नी नहीं चाहिए, इतनी बार आपने इस क्वेश्चन को किया ही होना चाहिए डेफिनेटली, कि देखते ही आपसे बन जाए, है ना, और ऑलमोस्ट सभी लोगों से बन गया होगा, है ना। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा समय लग रहा है, नहीं तो अपने को डायरेक्ट आप देखते ही आंसर बता सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है ऑब्वियसली,
तो या तो सेकंड या फिर थर्ड ज्यादा होगा, पारगम्यता उच्च ही होनी चाहिए। लेकिन एनर्जी लॉस कम होना चाहिए, हिस्टैरिसीस लॉस कम होना चाहिए, लो हिस्टैरिसीस लॉस। तो ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा ये सही रहेगा। एक कंडक्टिंग वायर है, ये एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं। इस क्वेश्चन में भी क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसलिए इसको एक टफ कैटेगरी के क्वेश्चन में मैंने रखा हुआ है। ठीक है, क्या अपन इसमें करने वाले हैं बेटा, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं अपन। आर त्रिज्या की एक चालक वलय है बेटा, रिंग है। तो एक रिंग मैंने ले ली है जिसकी रेडियस है आर, और वलय के लंबवत तल में चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र में अंदर की तरफ मान लेता हूं, लंबवत बाहर भी आप ले सकते हैं। ये मैंने लंबवत अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र मान लिया। यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर x है, यानी dB अपॉन dt की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है x, तो आपको बताना है किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी। तो बेटा अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको मैं रख देता हूं फाई इज इक्वल टू बी ए से, फ्लक्स से। अब फ्लक्स अपन चेंज करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो ही रही है। तो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है एरिया इसका, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, तो इसको डीबी अपॉन डी टी में लिख सकता हूं। अच्छा सर, फाई जो है ये आपने अगर फैराडे का सेकंड लॉ देखा होगा तो ये ईएमएफ है। ईएमएफ मतलब ई डॉट डीएल इसको लिख सकते हैं अपन। एरिया सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर है, और डीबी अपॉन डी की वैल्यू अपने को एक्स दे रखी है। ई को बाहर निकालूं और इस लेंथ का टोटल कर दूं तो पाई आर मिल जाएगा। ये हो गया 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। चलिए जो कैंसल आउट होता है कैंसल आउट कर देते हैं, पाई से पाई, एक आर से एक आर, 2 अपॉन में चला जाएगा तो इंटेंसिटी आ जाएगी आर एक्स अपॉन 2। तो फिर भी कॉन्सेप्चुअली बच्चे के पास थोड़ी सी दिक्कत रहती है इस क्वेश्चन को करने में, इसलिए मैंने इसको एक थोड़ा सा टफ कैटेगरी के क्वेश्चन में रखा हुआ है। नेक्स्ट देखें अपन, 50 हर्ट्ज अपने पास करंट है। ये भी एक बेटा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने रखा, यही 4 क्वेश्चन थे जो थोड़े से टफ थे। इसको टफ में क्यों रखा हुआ है, रीजन बीइंग कि इसमें थोड़ा सा आपके पास वोल्टेज पूछा हुआ है। देखिए क्या क्या आपको दे रखा है, क्या क्या पूछा है। तो शिखर वोल्टेज आपसे पूछा है, V2 पूछा है, और फॉर्मूला होता है एम डी आई अपॉन डी टी। इसको अपन E2 से E2 भी लिख सकते हैं, EMF भी लिख सकते हैं। अब जो जो वैल्यू आपके पास है वो ठीक है, लेकिन कुछ वैल्यूज इसमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, कुछ वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी। वो थोड़ा सा एक चैलेंज है, इसलिए मैंने इसको एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन, बच्चों के लिए टफ है। हालांकि आपने बुकलेट सॉल्व की होगी तो ये आपको भी बड़ा इजी लगा होगा, क्योंकि अपनी बुकलेट में भी इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, V2 अपने को निकालना है, M की वैल्यू कितनी है, अन्योन्य प्रेरकत्व 0.5 है, 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता है। डी आई सर चेंज इन करंट। अब देखिए आपको 1 एम्पियर का शिखर मान धारा का दे रखा है 1 एम्पियर, तो नीचे की तरफ भी 1 एम्पियर है, मतलब यहां से लेके यहां तक करंट में जो चेंज आया है, मैं इसको लेकर के कर रहा हूं बेटा, यहां से लेके यहां तक करंट में चेंज आया है 1 और 1 2 एम्पियर। तो चेंज इन करंट हमारे लिए हो गया 2 एम्पियर। और टाइम कितना लगा है सर, पूरे उसमें तो टाइम कैपिटल टी लगता है, लेकिन ये तो आधा ही पोर्शन कवर कर रहा है, तो टाइम यहां लगेगा T/2। तो जो dt है हमारा, उसको अगर हमें निकालना है तो हमको T/2 निकालना पड़ेगा। अब सर t तो है नहीं, तो t को 1/f लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू 50 मतलब सर 1/100। टाइम जो दे रखा है आपको 1/100 दे रखा है। इस 2 से आप ये 2 कैंसिल कर देंगे, 100 ऊपर ले जाएंगे, तो V की वैल्यू 100 वोल्ट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर रहेगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लेवल का इसलिए है क्योंकि इसमें डेटा आपको डायग्राम से निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, आपने भी अपनी बुकलेट में, डेफिनेटली अपनी बुकलेट में भी था। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए कुछ नहीं, आपको पूछा क्या गया लास्ट में, टोटल चार्ज फ्लो। अब चार्ज फ्लो अगर आपको निकालना है, आपने फॉर्मूला देखा ही होगा, डेल फाई अपॉन आर, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्योंकि कट जाता है। अब डेल फाई के लिए आप फॉर्मूला लिखते हैं पी एन ए अपॉन आर। लेकिन सवाल क्या है, यहां एक सोलेनॉइड भी है
और यहां पर आपके पास एक कॉइल भी है, ठीक है, ये सोलेनॉइड के अंदर एक कॉइल भी आपके पास है। तो आप इसमें से कौन सी चीज किसकी लेना है? तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहां हम सोलेनॉइड की लिखते हैं, बाकी ये दोनों कॉइल के ही लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स भी आ ही जाएंगे, तो केवल आपको वैल्यूज पुटअप करनी है अच्छे से। पहले सोलेनॉइड का बी लिख रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा सर म्यू नॉट। म्यू नॉट कितना है बेटा? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन कितना है सोलेनॉइड का? तो सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आता है आई, जो कितना दे रखा है सर? तो 0 से 4 एम्पियर, तो यहां 4 हो गया। ये मैंने लिख दिया है बी ऑफ सोलेनॉइड। आगे वैल्यूज को लिखें, नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास कॉइल में कितने हैं? तो सर 100 टर्न्स अपने को दे रखे हैं, अभी अपन ने देखा था 100 फेरे हैं, तो ये हो गया सर 100। एरिया आप कैसे लेंगे? तो एरिया भी आपको कॉइल का ही लेना है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई में यहाँ पे ले लेता हूं, और आर रेडियस क्या है हमारे पास? तो रेडियस कहाँ दे रखी है सर? 0.01 मीटर की रेडियस, तो रेडियस तो 1/100 मीटर है, तो 1/100 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। और अपॉन में रेजिस्टेंस दे रखा है, जो कि अपने को 10 पाई स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए जो जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट अपन कर देते हैं, लाइक इस पाई से और पाई से मिलके पाई स्क्वायर कैंसल, ठीक है। अब इसके बाद ये जो मल्टीप्लाई है, अपन पाई तो अपने पास एक भी नहीं आ रहा है ना, सारी वैल्यूज को अपन यहाँ पुटअप कर दें वापस से, और नीचे इसको लिख लेते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, कितना आ रहा है बेटा? तो पहले हम 4 इंटू 2 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, नंबर्स तो 32 है। 10 की पावर देखो, एक जीरो में यहां से काट दूं तो 3 जीरो प्लस के, 4 जीरो मतलब 7 जीरो माइनस के, तो -4 आ जाएगा, 10 की पावर -4, ठीक है। और अपने पास क्या है? ये 100 है, और देखो ये 100 का स्क्वायर है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो अपने पास अपॉन में भी अपने को देखने को मिलेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन थोड़ा सा एक बार फिर अपन चेक कर लेते हैं। P की वैल्यू अपॉन है म्यू नॉट एन आई रखी है, म्यू नॉट की वैल्यू इतनी है, n की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁴ है, I की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 रख दिए, एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो r है 1/100, तो इसका स्क्वायर अपॉन में 10 पाई स्क्वायर, ठीक है। जिस चीज को अपन ने कैंसिल आउट किया है, कैंसिल आउट करना थोड़ा सा अपन एक बार फिर देखते हैं, मुझे लग रहा है कहीं पे अपन ने कैंसिल आउट करने में कुछ चीज गड़बड़ की हुई है, तो एक बार अपन ट्राई करते हैं। देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया है ना, एक जीरो से एक जीरो ये भी कैंसिल में कर देता हूं। अब अपने पास क्या क्या बचा है पहले मैं उसको लिख लेता हूं, तो अपने पास कितना आ जाएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, 10 की पावर यहाँ पे देखिए, देखो यहां से इसको भी मैं डायरेक्टली काट दूं ज्यादा अच्छा है, 10 की पावर 4 ये भी आएगा, 10 की पावर 4 ये आ जाएगा, तो अपने को उसकी बहुत ज्यादा टेंशन रही नहीं, है ना। अब अपने पास कितना बचा है बेटा? तो 10 की पावर -6 यहां बचा है, और 10 एक बाहर बचा है, 10 की पावर -7 और एक 10 बाहर बचा है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 32 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, यानी 32 माइक्रो कूलाम। क्लियर है ये 32 माइक्रो कूलाम। अच्छा, थोड़ा सा आपको जरूरत नहीं भी है इसको दोबारा से अगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि सर पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई तो अब आने वाला है नहीं, तो बिना पाई वाला आंसर होगा, और आप सिर्फ नंबर का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आपको मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, पर ना मैं अगर इसको सॉल्व करता तो मैं नंबर देख लेता 32, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर है, और पाई कैंसिल हो गया मतलब ये आंसर, तो पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। अगला देखें, थोड़ा सा सिंपल है, लोअर हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ओपेक। बेटा एक अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है और इसका नीचे वाला पार्ट अपन ने पेंट कर दिया है, इसको अपारदर्शी बना दिया, ओपेक बना दिया है, तो इमेज पे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो बेटा इमेज थोड़ी सी हमारी ब्लर हो जाएगी, थोड़ी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। आधा हिस्सा दिखाएगी इमेज का, ये तो गलत ही है, और प्रतिबिंब में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर
सी इसका सही जवाब रहेगा। ये देखिए फ्रिंज सेपरेशन पूछा हुआ है, फ्रिंज सेपरेशन यानी बीटा, सीधे सीधे फ्रिंज सेपरेशन पूछा है। क्या पूछा है ये देखो, फॉर्मूला लगाओ, डेटा निकाल के रख दो, लैम्डा डी अपॉन डी। अब लैम्डा की वैल्यू आप रखेंगे कितनी है अपने पास, लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये हो गया। अच्छा डी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी अपने को स्क्रीन प्लेस्ड है 2 मीटर दूर, अपॉन में स्मॉल डी कितना है 0.1 मतलब 10⁻⁻4 मीटर। तो ये तो हो गया सर आपका 4 जीरो से 4 जीरो माइनस 3 जीरो बचेंगे और 1 जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा 10 से, 10 इंटू 10 आ जाएगा, इंटू में 10⁻⁻3 10⁻⁻2 आ जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा करेक्ट ऑप्शन है। इतना ये भी इजी कैटेगरी का एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती बच्चे कर देते हैं, मीटर और सेंटीमीटर पे ध्यान नहीं देते और आंसर गड़बड़ कर देते हैं, वरना सिंपल ही है। आपसे मैग्निफिकेशन और लेंथ पूछी हुई है तो मैग्निफिकेशन ही अपन निकाल करके देख लें, एफ ओ अपॉन एफ ई होता है टेलीस्कोप के लिए। अब एफ ओ मेरे पास 10 मीटर है, यानी 1 मीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, अपॉन में फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर ही है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 100 इसका मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन हर जगह बन दिया है, इसी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है बोर मॉडल, ये मॉडर्न फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है अगेन। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो ऐसा है क्या बेटा, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, एन के स्क्वायर के होता है। स्पीड, अब स्पीड कितनी होती है, तो स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन। आपने फॉर्मूला देखे ही होंगे बोर के, वही फॉर्मूला है। तो ये एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी तो अपना सही है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी अपने को याद होगा z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 13.6 भी यहाँ पे आता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है। तो z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो क्या बोल रहा है, 1/n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि सही है। और रेडियस एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, केवल बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35 देखें। एक फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है, तो आउटपुट में कितनी होगी। हम सब जानते हैं बेटा आउटपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव में 2 टाइम होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के, यानी 2 इंटू 50 मतलब 100 हर्ट्ज जो रहेगा हमारा सही जवाब रहेगा। आगे देखिए, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल के ऊपर क्या लगता है क्या नहीं लगता है, तो बेटा दोनों लगते हैं, फोर्स भी लगता है टॉर्क भी लगता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन, इसको भी आपने डेफिनेटली कई बार अपनी टेस्ट के पेपर में देखा होगा, सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एक अगेन क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये बताना है फोर्स कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं होती है सिर्फ अंदर, तो इंटेंसिटी भी अंदर ही मिलेगी, और इंटेंसिटी अंदर मिलेगी तो फोर्स भी अंदर ही मिलेगा। यहां फोर्स मिलेगा, बाकी यहां भी फोर्स 0, यहां भी फोर्स 0, 1 पॉइंट पे 3 पॉइंट पे फोर्स 0, तो 1 पे और 3 पे 0, लेकिन F2 पे 0 नहीं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था हमारा। आगे देखिए, 2 चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर है R1 R2 के, उनको पास में लाया गया और अलग कर दिया गया, रेशियो ऑफ चार्ज। तो बेटा यहां देखिए 2 बॉल को जब हम लोग कनेक्ट करते, टच कराते और अलग ले जाते हैं, तो क्या होता है, उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो V1 इज इक्वल टू V2, और V1 V2 क्या है बेटा, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय, या C इज इक्वल टू Q बाय V, यहां से V इज इक्वल टू Q बाय C, तो Q1 अपॉन C1 बराबर Q2 अपॉन C2। अब देखो ध्यान से, अगर मैं देखूं यहाँ Q1 अपॉन Q2 बराबर C1 अपॉन C2, वही है, ठीक है। यहां पर अच्छा अपन ने, क्योंकि अपने को कैपेसिटर का क्वेश्चन नहीं है, तो V की जगह हम लोग लगा सकते हैं K वाला फॉर्मूला, कि K Q1 अपॉन R1 रेडियस दे रखा है, क्योंकि K Q2 अपॉन R2। अब K से K तो आपका कैंसिल हो गया बेटा, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ये Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा सही जवाब रहेगा। आगे देखिए, 2 चार्ज पार्टिकल है बेटा, एक दूसरे से
डी दूरी पे रखें, एफ फोर्स लग रहा है, अगर दोनों चार्ज को डबल कर दें तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। तो डिस्टेंस में क्या चेंज करें, तो डिस्टेंस की वजह से भी 4 होना चाहिए। अगर आपने ये फॉर्मूला याद होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर का, तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और अक्सर हम लोग करते हैं कि यार 2 इंटू 2 4 आया तो अपॉन में भी 4 आना चाहिए, तो अनचेंज रहेगा। अपॉन में 4 कब आएगा, जब डिस्टेंस को डबल कर दें, क्योंकि डबल का स्क्वायर होगा, तो यहाँ डिस्टेंस डबल यानी 2D इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर है अपने पास 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड का। ये रहा सर, दोनों को एक बैटरी से अपन ने जोड़ा हुआ है, ये रही बैटरी, और बैटरी का पोटेंशियल है V। अगर इसका पोटेंशियल V1 हो, इसका V2 हो, इसमें स्टोर्ड एनर्जी U1 है, इसमें U2 हो, तो क्या होगा इन दोनों के बारे में। तो देखिए, अब सबसे जरूरी बात यह है कि अगर यहां से चार्ज क्यों निकल रहा है, तो दोनों में चार्ज कांस्टेंट है, देखो दोनों में सेम है। अब अगर चार्ज कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू क्या होता है, अब C इज इक्वल टू Q बाय V होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाय C होता है, V इज इक्वल टू Q बाय C। Q तो कांस्टेंट है, मतलब V और C का इनवर्स रिलेशन है। और सेम अगर एनर्जी का रेशियो मुझे निकालना है तो ये होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो यहां भी देखो Q तो कांस्टेंट है, तो U भी C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब सर जो चार्जेस का जो रेशियो हमको मिलने वाला है, सॉरी कैपेसिटेंस का जो रेशियो मिलने वाला है, वो V और U दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो V1 अपॉन U1 बराबर V1 अपॉन V2 बराबर U1 अपॉन U2 तो होगा, क्योंकि दोनों सेम है। देखिए V भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के, और U भी, तो V और U तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V1 अपॉन V2 बराबर U1 अपॉन U2 तो होगा डेफिनेटली। मतलब या तो फर्स्ट वाला आंसर होगा या सेकंड वाला होगा। अब V1 और V2 का रेशियो निकाल लेते हैं, देखिए यहां पर निकाल करके देख लेते हैं अपन V1 और V2 का रेशियो। चलिए निकालते हैं V1 अपॉन V2 का रेशियो, तो अपने को पता लग जाएगा सर, तो Q1 अपॉन C1 अपॉन Q2 अपॉन C2। Q तो सेम है बेटा, कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2, इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे C2 अपॉन C1, तो V1 अपॉन V2 बराबर C2 अपॉन C1। C2 कितना है बेटा, तो C2 आपको दे रखा था 3 और ये आपको दे रखा था 2, तो आपको 3:2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो रहेगा सही रहेगा। एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में, मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रखा गया है। आगे देखिए, ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। आप सबसे पहले तो इसको, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, मतलब आपको यहाँ वोल्टेज बताना है इसमें कितना है। तो बहुत सिंपल है, देखो 200 और 200 को आप सॉल्व करोगे ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 100 ही आएगा। अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर है तो बराबर बराबर पोटेंशियल खाएंगे। ये 10 ओम, ये 10 वोल्ट और ये भी 10 वोल्ट, तो यहाँ पर 10 वोल्ट इसका 10 वोल्ट इसका, तो ये 10 वोल्ट ही मेजर करने वाला है। तो आंसर इसका थर्ड है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, डायग्राम देख के भी बताया जा सकता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आपके पास सर 2 सेल है, 2 सेल 2 वोल्ट 1 वोल्ट की, 2 वोल्ट, और एक और सेल हमको दे रखी है 1 वोल्ट की। ठीक है सर, मान लिया इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और 2 ओम। ये रहा सर 1 ओम और 2 ओम। इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4/3 ओम से जोड़ करके रखा हुआ है। आपको बताना है करंट की वैल्यू, या सारी वैल्यूज एम्पियर में दे रखी है, बताना है कि यहां से करंट कितना जा रहा है। तो बेटा करंट का वैल्यू निकालना तो काफी इजी है। करंट निकालना है आपको, सिर्फ इतना करना है ई नेट अपॉन आर नेट प्लस कैपिटल आर। कैपिटल आर एक ही है। अब देखो ई नेट कैसे निकालते हैं, आर नेट कैसे निकालते हैं, यही आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी टेस्ट में आप लोगों ने देखे ही होंगे। ई नेट अगर टोटल ईएमएफ मुझे निकालना है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये होता है E1 R2 प्लस E2 R1, यानी 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ ही होगा 4, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ ही होगा अपॉन R1 प्लस R2 यानी 1 प्लस 2 यानी 3। तो कितना आ जाएगा बेटा, 5/3 आ जाएगा। आर नेट कैसे निकलता है सर, तो वो निकलता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से।
R1 R2 यानी 2/1 + 2 3, तो 2/3 आ गया। अब ये वैल्यू यहां पर रख देते हैं अपन। E नेट अपने पास 5/3 है, R नेट अपने पास 2/3 है और R की वैल्यू 4/3, तो 6/3 यानी 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 5/6। 5/6 एम्पियर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इजी ही क्वेश्चन है, बस आपका करा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, आपने साल भर थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी की होनी चाहिए। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन, रीजन बीइंग कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक वायर है सर, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, रेजिस्टिविटी रो थी, पावर V था, P था, तो वायर इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस द रेडियस टू हाफ। रेडियस आधी कर दिए सर, देखिए रेडियस आधी करने से रो को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। थर्ड या फोर्थ में से आंसर है रेजिस्टेंस। देखो जब आप रेडियस को आधा कर देते हैं तो रेडियस का रिलेशन रेजिस्टेंस से n की पावर 4 का है, तो 2 का हो जाएगा 16 टाइम। अब 16 टाइम बढ़ेगा कि कम होगा, तो बेटा रेडियस अगर कम हुई है, रेडियस कम हुई है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा 16 टाइम। तो ये तो एक टेबल के फॉर्मेट में मैं आप लोगों को पढ़ाता भी हूं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा, देखते ही बनने वाला क्वेश्चन। 3 मैग्नेटिक मटेरियल जो है अपने को दे रखे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ससेप्टिबिलिटी, काई का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम किसका होगा बेटा, डायामैग्नेटिक का, फिर पैरामैग्नेटिक का और सबसे ज्यादा फेरोमैग्नेटिक। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले डायामैग्नेटिक यानी पहले बी, फिर ए, फिर सी, बी ए सी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा सही होगा, फेरोमैग्नेटिक का सबसे ज्यादा होता है। चलिए ये भी फॉर्मूला ही है, आपसे पूछा हुआ है कि सर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, वो कंडक्टर वाला आपने सवाल फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, I1 I2 वाला। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है K2 I1 I2 अपॉन R, और लेंथ को हम लोग यहां ले लेते हैं। तो उसने यही पूछा है कि I1 I2 और L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही जवाब। नेक्स्ट देखें अपन, इन द सर्किट शोन बिलो, ये भी काफी देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बड़ा सा 3 एम्पियर का करंट आया, ऊपर देखो रेजिस्टेंस 2R है, नीचे R है, मतलब सर ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो I करंट जाएगा, नीचे 2I करंट जाएगा, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऊपर जो है हमको देके रखा हुआ है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मैं V1 बोल देता हूं, आ जाएगा KI, या अपन लोग लिखे कितना होगा, तो वो होता है कितना बेटा, KI पाई अपॉन R, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो ये पाई एंगल रखता है। R की जगह अपन रेडियस को स्मॉल r बोल देता हूं मैं, यहाँ पे दिया हुआ भी है कि रेडियस इसकी स्मॉल r है, ठीक है, ये अपने को स्मॉल r दे रखा है। तो KI पाई अपॉन R है, ये अपने पास B1 है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे अपन समझे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ देखी जाए तो इसकी वजह से क्रॉस में होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अंदर की तरफ करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखेंगे तो एक क्रॉस डायरेक्शन में होंगी। नीचे B2 अगर हम निकालें तो ये देखो इसके ऊपर है तो ये डॉट डायरेक्शन में होगी, वैल्यू कितनी होगी, K2I पाई अपॉन R। अब देखो एक बाहर है एक अंदर है, बाहर वाली वैल्यू ज्यादा है तो आउट ऑफ द प्लेन ही आंसर आने वाला है, B नेट आएगा तो आउट ऑफ, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, KI पाई बटे R। K की वैल्यू μ0 अपॉन 4 पाई रखेंगे, I अपने पास एज इट इज, पाई अपने पास एज इट इज, R अपने पास एज इट इज, आंसर आएगा μ0 I अपॉन 4R। तो एक ही ऑप्शन है μ0 I अपॉन 4R। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो गया पहला वाला। देखिए इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में इसको रखा गया है। ये देखिए स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप है, और टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है ये पूछा गया है। टॉर्क होता है बेटा MP, MB अपने पास टॉर्क होता है। MB में भी आप देखो M को अपन IA लिख सकते हैं, तो सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, करंट आपको 10 एम्पियर दे रखा है, एरिया आपको क्योंकि देखो साइड दे रखी है तो A स्क्वायर एरिया होता है, सेंटी का मतलब देखो लेंथ मेरे को 10 की पावर -2 दे रखी है, एक साइड की, साइड 10 की पावर -2 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, और B कितना दे रखा है 0. आप ध्यान से देखें तो एक 0 हटा करके डेसिमल शिफ्ट कर सकते हैं, 2 × 10 की पावर -4। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है, तो बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि करंट लीड्स बाय वोल्टेज, जो करंट है ना सर वो आगे है,
और वोल्टेज जो है पीछे है। तो इधर की तरफ वोल्टेज कब आता है बेटा, एल सी आर, कैपेसिटिव सर्किट में आता है। आपने डायग्राम बनाया होगा, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको दे रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल आपसे पूछा हुआ है, करंट दे रखा है और फ्लक्स दे रखा है। तो फाई बराबर एम आई हम इसमें लगाए, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू, एम में तो कोई चेंज होता नहीं, चेंज इन करंट। फ्लक्स में कितना चेंज होगा सर, 15 वेबर का। एम निकालना है, करंट में कितना चेंज हुआ, 0 से 10 हो गया तो 10 का। इसको आप देखोगे एम इज इक्वल टू 15/10 यानी 3/2 यानी 1.5 हेनरी हमारे पास आंसर सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगेन एज इट इज एनसीईआरटी से उठा करके हमको दिया गया है। अब दोनों में ही अगर आप लेंज लॉ लगाना आता है, यहां देखिए सडनली आप इसको बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा। लेंज लॉ बोलता है फ्लक्स कम करो। फ्लक्स कम करने के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड बनानी पड़ेगी, यहां की जगह फील्ड लाइंस लानी पड़ेगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। सेम टू सेम एंटी क्लॉकवाइज यहां भी आएगा। आपके पास एक रॉड है, यहाँ एरिया देखो कम हो रहा है, एरिया अगर कम हो रहा है फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है तो आपको फ्लक्स बढ़ाना है। लेंज लॉ यही बोलता है। फ्लक्स बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में आपको और करंट चाहिए, तो आप इसको भी एंटी क्लॉकवाइज ही आपको करंट इसमें फ्लो कराना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज इन बोथ ए एंड बी, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये सही जवाब हमारा रहेगा। ठीक है, ये हिंदी में दे रखा है। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मॉडरेट थे बेटा, 4 ही क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, लेकिन और इसको एक्सप्लेन करने में मुझे 1 घंटे का समय लग गया है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते तो 40 या 45 मिनट से ज्यादा का पेपर नहीं था।